लीजिए सुनिए सादत हसन मंटो की लिखी कहानी आम, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। खजाने के तमाम क्लर्क जानते थे कि मुंशी करीम बख्श की रसाई बड़े साहब तक भी है, चुनांचे वो सब उसकी इज्जत करते थे। हर महीने पेंशन के कागज भरने और रुपया लेने के लिए जब वो खजाने में आता तो उसका काम इसी वजह से जल्द जल्द कर दिया जाता था। 50 रुपये उसको अपनी 30 साल खिदमात के एवज हर महीने सरकार की तरफ से मिलते थे। हर महीने 10-10 के 5 नोट वो अपने खफीफ तौर पर कांपते हुए हाथों से पकड़ता और अपने पुराने वज़ा के लंबे कोट की अंदरूनी जेब में रख लेता। चश्मे खजानची की तरफ तशक्कुर भरी नजरों से देखता और ये कहकर अगर जिंदगी हुई तो अगले महीने फिर सलाम करने के लिए हाजिर हूंगा, बड़े साहब के कमरे की तरफ चला जाता। 8 बरस से उसका यही दस्तूर था। खजाने के करीब करीब हर क्लर्क को मालूम था कि मुंशी करीम बख्श, जो मुतालिबात खुफिया की कचहरी में कभी मुहाफिजे दफ्तर हुआ करता था, बेहद वज़ादार, शरीफुत्तबा और हलीम आदमी है। मुंशी करीम बख्श वाकई इन सिफात का मालिक था। कचहरी में अपनी तवील मुलाजमत के दौरान अफसरान बाला ने हमेशा उसकी तारीफ की है। बाज मुंसिफों को तो मुंशी करीम बख्श से मोहब्बत हो गई थी। उसके खुलूस का हर शख्स कायल था। इस वक्त मुंशी करीम बख्श की उम्र 65 से कुछ ऊपर थी। बुढ़ापे में आदमी उमूमन कमगो और हलीम हो जाता है, मगर वो जवानी में भी ऐसी ही तबीयत का मालिक था। दूसरों की खिदमत करने का शौक इस उम्र में भी वैसे का वैसा ही कायम था। खजाने का बड़ा अफसर मुंशी करीम बख्श के एक मुरब्बी और मेहरबान जज का लड़का था। जज साहब की वफात पर उसे बहुत सदमा हुआ था। अब वो हर महीने उनके लड़के को सलाम करने की गरज से जरूर मिलता था। इससे उसे बहुत तस्कीन होती थी। मुंशी करीम बख्श उन्हें छोटे जज साहब कहा करता था। पेंशन के 50 रुपये जेब में डालकर वो बरामदा तय करता और चिक लगे कमरे के पास जाकर अपनी आमद की इत्तला कराता। छोटे जज साहब उसको ज्यादा देर तक बाहर खड़ा न रखते, फौरन अंदर बुला लेते और सब काम छोड़कर उससे बातें शुरू कर देते। तशरीफ रखिए मुंशी साहब, फरमाइए मिजाज कैसा है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आपकी दुआ से बड़े मजे में गुजर रही है। मेरे लायक कोई खिदमत? आप मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं? मेरे लायक कोई खिदमत हो तो फरमाइए। खिदमत गुजारी तो बंदे का काम है। आपकी बड़ी नवाजिश है। इस किस्म की रस्मी गुफ्तगू के बाद मुंशी करीम जज साहब की मेहरबानियों का जिक्र छेड़ देता। उनके बुलंद किरदार की वजाहत बड़े फिदवियाना अंदाज में करता और बार बार कहता, अल्लाह बख्शे, मरहूम फरिश्ता खसलत इंसान थे, खुदा उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। मुंशी करीम बख्श के लहजे में खुशामद वगैरह की जर्रा भर मिलावट नहीं होती थी। वो जो कुछ कहता था महसूस करके कहता था। उसके मुतल्लिक जज साहब के लड़के को, जो अब खजाने के बड़े अफसर थे, अच्छी तरह मालूम था। यही वजह है कि वो उसको इज्जत के साथ अपने पास बिठाते थे और देर तक इधर उधर की बातें करते रहते थे। हर महीने दूसरी बातों के अलावा मुंशी करीम बख्श के आम के बागों का जिक्र भी आता था। मौसम आने पर जज साहब के लड़के की कोठी पर आमों का एक टोकरा पहुंच जाता था। मुंशी करीम बख्श को खुश करने के लिए वो हर महीने उसको याद दहानी करा देते थे। मुंशी साहब देखें, इस मौसम पर आमों का टोकरा भेजना न भूलिएगा। पिछली बार आपने जो आम भेजे थे उसमें तो सिर्फ 2 मेरे हिस्से में आए थे। कभी ये 3 हो जाते थे, कभी 4 और कभी सिर्फ 1 ही रह जाता था। मुंशी करीम बख्श ये सुनकर बहुत खुश होता था। हुजूर, ऐसा कभी हो सकता है? जूं ही फसल तैयार हुई मैं फौरन ही आपकी खिदमत में टोकरा लेकर हाजिर हो जाऊंगा। 2 कहिए, 2 हाजिर कर दूं। ये बाग किसके हैं? आप ही के तो हैं। कभी कभी छोटे जज साहब पूछ लिया करते थे, मुंशी जी आपके बाग कहाँ हैं? देना नगर में हुजूर, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 हैं। उसमें से एक तो मैंने अपने छोटे भाई को दे रखा है, जो इन दोनों का इंतजाम वगैरह करता है।
मई की पेंशन के लिए मुंशी करीम बख्श जून की दूसरी तारीख को खजाने गया। 10-10 के 5 नोट अपने खफीफ तौर पर कांपते हुए हाथों से कोट की अंदरूनी जेब में रखकर इसने छोटे जज साहब के कमरा का रुख किया। हस्बे मामूल उन दोनों में वही रस्मी बातें हुईं। आखिर में आमों का जिक्र भी आया, जिस पर मुंशी करीम बख्श ने कहा, दीनानगर से चिट्ठी आई है कि अभी आमों के मुंह पर चीप नहीं आया। जूं ही चीप आ गया और फसल पककर तैयार हो गई, मैं फौरन पहला टोकरा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। छोटे जज साहब, इस दफा ऐसे तोहफा आम होंगे कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मलाई और शहद के घूंट न हुए तो मेरा जिम्मा। मैंने लिख दिया है कि छोटे जज साहब के लिए एक टोकरा खास तौर पर भरवा दिया जाए और सवारी गाड़ी से भेजा जाए, ताकि जल्दी और एहतियात से पहुंचे। 10-15 रोज आपको और इंतजार करना पड़ेगा। छोटे जज साहब ने शुक्रिया अदा किया। मुंशी करीम बख्श ने अपनी छतरी उठाई और खुश खुश घर वापस आ गया। घर में उसकी बीवी और बड़ी लड़की थी। ब्याह के दूसरे साल जिसका खाविंद मर गया था। मुंशी करीम बख्श की और कोई औलाद नहीं थी, मगर उस मुख्तसर से कुनबे के बावजूद 50 रुपयों में उसका गुजर बहुत ही मुश्किल से होता था। इसी तंगी के बाइस उसकी बीवी के तमाम जेवर इन 8 बरसों में आहिस्ता आहिस्ता बिक गए थे। मुंशी करीम बख्श फजूल खर्च नहीं था। उसकी बीवी और वो बड़े किफ़ायत-शियार थे, मगर इस किफ़ायत-शियारी के बावस्फ तनख्वाह में से 1 पैसा भी उनके पास न बचता था। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुंशी करीम बख्श चंद आदमियों की खिदमत करने में बेहद मसर्रत महसूस करता था। उन चंद खासुल खास आदमियों की खिदमत गुजारी में जिनसे उसे दिली अकीदत थी। उन खास आदमियों में से एक तो जज साहब के लड़के थे, दूसरे एक और अफसर थे जो रिटायर होकर अपनी जिंदगी का बकाया हिस्सा एक बहुत बड़ी कोठी में गुजार रहे थे। उनसे मुंशी करीम बख्श की मुलाकात हर रोज सुबह सवेरे कंपनी बाग में होती थी। बाग की सैर के दौरान मुंशी करीम बख्श उनसे हर रोज पिछले दिन की खबरें सुनता था। कभी कभी जब वो बीते हुए दिन के तार छेड़ देता तो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट साहब अपनी बहादुरी के किस्से सुनाना शुरू कर देते थे कि किस तरह उन्होंने लायलपुर के जंगली इलाके में एक खूंखार कातिल को पिस्तौल खंजर दिखाए बगैर गिरफ्तार किया और किस तरह उनके रोब से एक डाकू सारा माल छोड़कर भाग गया। कभी कभी मुंशी करीम बख्श के आम के बागों का भी जिक्र आ जाता था। मुंशी साहब, कहिए, अब की दफा फसल कैसी रहेगी? फिर चलते चलते डिप्टी सुपरिंटेंडेंट साहब ये भी कहते, पिछले साल आपने जो आम भिजवाए थे वो बहुत ही अच्छे थे, बेहद लजीज थे। इंशाअल्लाह खुदा के हुक्म से अब की दफा भी ऐसे ही आम हाजिर करूंगा। एक ही बूटे के होंगे, वैसे ही लजीज, बल्कि पहले से कुछ बढ़ चढ़ कर ही होंगे। उस आदमी को भी मुंशी करीम बख्श हर साल मौसम पर एक टोकरा भेजता था। कोठी में टोकरा नौकरों के हवाले करके जब वो डिप्टी साहब से मिलता और वो उसका शुक्रिया अदा करते तो मुंशी करीम बख्श निहायत इंकिसारी से काम लेते हुए कहता, डिप्टी साहब, आप क्यों मुझे शर्मिंदा करते हैं? अपने बाग हैं, अगर एक टोकरा यहां ले आया तो क्या हो गया? बाजार से आप एक छोड़ कई टोकरे मंगवा सकते हैं। ये आम चूंकि अपने बाग के हैं और बाग में सिर्फ एक बूटा है जिसके सब दाने घुलावट, खुशबू और मिठास में एक जैसे हैं, इसलिए चंद तोहफे के तौर पर ले आया। आम देने के बाद जब वो कोठी से बाहर निकलता तो उसके चेहरे पर तमतमाहट होती थी। एक अजीब किस्म की रूहानी तस्कीन उसे महसूस होती थी जो कई दिनों तक उसको मसरूर रखती थी। मुंशी करीम बख्श इकहरे जिस्म का आदमी था। बुढ़ापे ने उसके बदन को ढीला कर दिया था, मगर ये ढीलापन बदसूरत मालूम नहीं होता था। उसके पतले पतले हाथों की फूली हुई रगें, सर का खफीफ सा इर्तियाश और चेहरे की गहरी लकीरें उसकी मतानत व संजीदगी में इजाफा करती थीं। ऐसा मालूम होता था कि बुढ़ापे ने उसको निखार दिया है। कपड़े भी वो साफ सुथरे पहनता था, जिससे ये निखार उभर आता था। उसके चेहरे का रंग सफ़ेदी माइल जर्द था। पतले पतले होंठ जो दांत निकल जाने के बाद अंदर की तरफ सिमटे रहते थे, हल्के सुर्ख थे। खून की इस कमी के बाइस उसके चेहरे पर ऐसी सफाई पैदा हो गई थी जो अच्छी तरह मुंह धोने के बाद थोड़ी देर तक कायम रहा करती है। वो कमजोर जरूर था,
65 बरस की उम्र में कौन कमजोर नहीं हो जाता, मगर इस कमजोरी के बावजूद उसमें कई कई मील पैदल चलने की हिम्मत थी। खास तौर पर जब आमों का मौसम आता तो वो डिप्टी साहब और छोटे जज साहब को आमों के टोकरे भेजने के लिए इतनी दौड़ धूप करता था कि 20-25 बरस के जवान आदमी भी क्या करेंगे। बड़े एहतिमाम से टोकरे खोले जाते थे। इनका घास फूस अलग किया जाता था, दागी या गले सड़े दाने अलग किए जाते थे और साफ सुथरे आम नए टोकरों में गिन कर डाले जाते थे। मुंशी करीम बख्श एक बार फिर इत्मीनान करने की खातिर उनको गिन लेता था ताकि बाद में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। आम निकालते और टोकरों में डालते वक्त मुंशी करीम बख्श की बहन और उसकी बीवी के मुंह में पानी भर आता, मगर वो दोनों खामोश रहती। बड़े बड़े रस भरे खूबसूरत आमों का ढेर देखकर जब उनमें से कोई ये कहे बगैर न रह सकती, क्या हर्ज है अगर इस टोकरे में से 2 आम निकाल लिए जाए, तो मुंशी करीम बख्श से ये जवाब मिलता, और आ जाएंगे, इतना बेताब होने की क्या जरूरत है। ये सुनकर वो दोनों चुप हो जाती और अपना काम करती रहती। जब मुंशी करीम बख्श के घर में आमों के टोकरे आते थे तो गली के सारे आदमियों को उसकी खबर लग जाती थी। अब्दुल्लाह नेचा बंद का लड़का, जो कबूतर पालने का शौकीन था, दूसरे रोज ही आ धमकता था और मुंशी करीम बख्श की बीवी से कहता था, खाला, मैं घास लेने के लिए आया हूं। कल खालू जान आमों के 2 टोकरे लाए थे, उनमें से जितनी घास निकली हो मुझे दे दीजिए। हमसाई नूरा, जिसने कई मुर्गियां पाल रखी थी, उसी रोज शाम को मिलने आ जाती थी और इधर उधर की बातें करने के बाद कहा करती थी, पिछले बरस जो तुमने मुझे एक टोकरा दिया था बिल्कुल टूट गया है, अब के भी एक टोकरा दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। दोनों टोकरे और उसकी घास यूं चली जाती। हस्बे मामूल इस दफा भी आमों के 2 टोकरे आए। गले सड़े दाने अलग किए गए। जो अच्छे थे उनको मुंशी करीम बख्श ने अपनी निगरानी में गिनवा कर नए टोकरों में रखवाया। 12 बजे पहले पहल ये काम खत्म हो गया। चुनांचे दोनों टोकरे गुस्ल खाने में ठंडी जगह रख दिए गए ताकि आम खराब न हो जाएं। इधर से मुतमईन होकर दोपहर का खाना खाने के बाद मुंशी करीम बख्श कमरे में चारपाई पर लेट गया। जून के आखिरी दिन थे। इस कदर गर्मी थी कि दीवारें तवे की तरह तप रही थीं। वो गर्मियों में आम तौर पर गुस्ल खाने के अंदर ठंडे फर्श पर चटाई बिछाकर लेटा करता था। यहाँ मोरी के रस्ते ठंडी ठंडी हवा भी आ जाती थी, लेकिन अब के इसमें 2 बड़े बड़े टोकरे पड़े थे। उसको गर्म कमरे ही में, जो बिल्कुल तनूर बना हुआ था, 6 बजे तक वक्त गुजारना था। हर साल गर्मियों के मौसम में जब आमों के ये टोकरे आते, उसे एक दिन आग के बिस्तर पर गुजारना पड़ता था, मगर वो इस तकलीफ को खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर लेता था। करीबन 5 घंटे तक छोटा सा पंखा बार बार पानी में तर करके झलता रहता। इंतहाई कोशिश करता कि नींद आ जाए, मगर एक पल के लिए भी उसे आराम नसीब न होता। जून की गर्मी और जिद्दी किस्म की मक्खियां किसे सोने देती हैं। आमों के टोकरे गुस्ल खाने में रखवा कर जब वो गर्म कमरे में लेटा तो पंखा झलते झलते एकदम उसका सर चकराया। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। फिर उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका सांस उखड़ रहा है और वो सारे का सारा गहराइयों में उतर रहा है। इस किस्म के दौरे उसे कई बार पड़ चुके थे, इसलिए कि उसका दिल कमजोर था, मगर ऐसा जबरदस्त दौरा पहले कभी नहीं पड़ा था। सांस लेने में उसको बड़ी दिक्कत महसूस होने लगी। सर बहुत जोर से चकराने लगा। घबराकर उसने आवाज दी और अपनी बीवी को बुलाया। ये आवाज सुनकर उसकी बीवी और बहन दोनों दौड़ी दौड़ी अंदर आईं। दोनों जानती थी कि उसे इस किस्म के दौरे क्यों पड़ते हैं। फौरन ही उसकी बहन ने अब्दुल्लाह नेचा बंद के लड़के को बुलाया और उससे कहा कि डॉक्टर को बुला लाए ताकि वो ताकत की सुई लगा दे। लेकिन चंद मिनटों ही में मुंशी करीम बख्श की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसका दिल डूबने लगा। बेकरारी इस कदर बढ़ गई कि वो चारपाई पर मछली की तरह तड़पने लगा। उसकी बीवी और बहन ने यह देखकर शोर बर्पा कर दिया, जिसके बाइस इसके पास कई आदमी जमा हो गए। बहुत कोशिश की गई उसकी हालत ठीक हो जाए, लेकिन कामयाबी नसीब न हुई। डॉक्टर बुलाने के लिए 3-4 आदमी दौड़ाए गए, लेकिन इससे पहले कि उनमें से कोई वापस आए, मुंशी करीम बख्श जिंदगी के आखिरी सांस लेने लगा। बड़ी मुश्किल से करवट बदलकर उसने अब्दुल्लाह नेचा बंद को, जो उसके पास ही बैठा था, अपनी तरफ मुतवज्जा किया और डूबती हुई आवाज में कहा, तुम सब लोग बाहर चले जाओ,
मैं अपनी बीवी से कुछ कहना चाहता हूं। सब लोग बाहर चले गए। उसकी बीवी और लड़की दोनों अंदर दाखिल हुई। रो रो कर उनका बुरा हाल हो रहा था। मुंशी करीम बख्श ने इशारे से अपनी बीवी को पास बुलाया और कहा, दोनों टोकरे आज शाम ही डिप्टी साहब और छोटे जज साहब की कोठी पर जरूर पहुंच जाने चाहिए, पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। इधर उधर देखकर उसने बड़े धीमे लहजे में कहा, देखो, तुम्हें मेरी कसम है, मेरी मौत के बाद भी किसी को आमों का राज मालूम न हो। किसी से न कहना कि ये आम हम बाजार से खरीद कर लोगों को भेजते थे। कोई पूछे तो यही कहना कि दीनानगर में हमारे बाग है, बस। और देखो, जब मैं मर जाऊं तो छोटे जज साहब और डिप्टी साहब को जरूर इत्तला भेज देना। चंद लम्हात के बाद मुंशी करीम बख्श मर गया। उसकी मौत से डिप्टी साहब और छोटे साहब को लोगों ने इत्तला कर दिया, मगर दोनों चंद नागुजीर मजबूरियों के बाइस जनाजे में शामिल न हो सके। अभी आप सुन रहे थे सादत हसन मंटो की लिखी कहानी आम, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।